दोस्तों, क्या आपका भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप भी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ माइनर 2 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसका सबूत एसी पेपर रहा, ठीक है, फिर मेजर पेपर रहा। एसी पेपर में मैंने जो जो क्वेश्चन बताया सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए, मेजर पेपर में मैंने जो जो क्वेश्चन बताया सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आपको उतने प्रश्न को पढ़ लेना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जो प्रश्न दिखाए जाएंगे वो सारे प्रश्नों की तैयारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत में करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर कौन से प्रश्नों की तैयारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत में करवाया गया है और कौन से क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जाम के लिए वीवीआई है। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, बात करते हैं अगर पहला वीवीआई क्वेश्चन का, तो पहला हमारा वीवीआई क्वेश्चन है कि पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। मान लीजिए पर्यटन मतलब घूमना, ठीक है, आप दूसरे जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए तो उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, मतलब इसका सकारात्मक कारक और नकारात्मक कारकों का वर्णन करें। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा पर्यटन का अर्थ एवं परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब कह सकते हैं कि पर्यटन का अगर आपको अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, प्रकृति पूछे, क्षेत्र पूछे या तो विशेषता पूछे, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। क्या बताऊंगा? पर्यटन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए और इसका क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि पर्यटन के प्रकारों और महत्वों का वर्णन करें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हो गया है ना। और यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है दोस्त कि भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व का वर्णन करें। क्या पूछ सकता है? भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व का वर्णन करें। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ है ना। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करें, है ना। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की विवेचना करें। मतलब पर्यटन का हमारे समाज और हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताइए। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दोस्त 5वें नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को पढ़ना है पर्यटन पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन करें। मतलब कह सकते हैं पर्यटन पर वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद दोस्त हम लोग जानेंगे पर्यटन के ऐतिहासिक विकास का विवेचना करें। मतलब पर्यटन का विकास कैसे कैसे हुआ प्राचीन काल से, उसके बारे में बताइए। और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है पर्यटन स्थल के रूप में तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल का वर्णन करें। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है दोस्त कि सतत पर्यटन की अवधारणा का वर्णन करें, है ना। और यही क्वेश्चन आपको पूछेगा पर्यटन में संपोषित विकास का विवेचना करें। तो मात्र आपको दोस्त ये 8 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके वीवीआई क्वेश्चन को समझ लिया कि आखिर कौन से वीवीआई क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ के जाना है। अब दोस्त सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। इसके आंसर को जानेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कह रहा है दोस्त कि पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यटन के सकारात्मक मतलब समझते हैं पॉजिटिव, और नकारात्मक मतलब नेगेटिव। मतलब कह सकते हैं कि पर्यटन मतलब घूमने फिरने के पॉजिटिव इफेक्ट
और नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में बताइए। और यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें कि आखिर ऐसा कौन कौन सा कारण है जो हमारे पर्यटन को प्रभावित करता है, पर्यटन को खराब करता है या तो फिर अच्छा करता है। जैसा कि मान लीजिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर से जो है ना आप कहाँ गए घूमने के लिए, तो समझ लिए कि रांची गए आप घूमने के लिए, हुंडरू फॉल। कहाँ गए? रांची के हुंडरू फॉल आप घूमने के लिए गए, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से पानी की बोतल वगैरह लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पानी उनी पी करके यहीं पे फेंक देते हैं। या तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो पानी का बोतल का दाम यहाँ पे 20 रुपया है, ठीक है, वही पानी का बोतल का दाम जो है ना वहाँ पे 40 रुपया या तो 30 रुपया हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि आखिर पर्यटन जब वहाँ पे होता है तो पर्यटन के क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें बताइए। तो चलिए मेरे दोस्त, एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर पर्यटन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि लोगों का अपने निवास स्थान से बाहर किसी दूसरे स्थान पर घूमने, देखने, समझने, मनोरंजन करने या तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो कहता ये है कि लोगों का, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने घर से, निवास स्थान मतलब क्या होता है? अपने घर से, मैं अपने घर से निकल गया, ठीक है, कहीं दूसरे स्थान में घूमने के लिए, है ना, उसको देखने समझने के लिए, ठीक है, वहां पे एंजॉय करने के लिए या तो वहां से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे 10th-12th में होते हैं तो उसको टूर पे ले जाया जाता है, ठीक है। अब टूर पे ले जाया जाता है क्यों? ताकि वो वहाँ पे घूमे, वहाँ पे देखे समझे, वहाँ पे मनोरंजन करे, ठीक है, और वहाँ से ज्ञान भी प्राप्त करे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर पर्यटन क्या होता है। और अगर आप नहीं भी समझे होंगे फिर यहाँ पे देखिए, तो हमें कहा गया है कि लोगों का अपने निवास स्थान, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं या तो फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कार्यस्थल, ठीक है, उस जगह से कहीं दूर जाना और दूर जाकर के इंजॉय करना ही क्या कहलाता है? तो पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पर्यटन कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 27 सितंबर को, कब? 27 सितंबर को हर साल जो है ना विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर को जो है हर साल विश्व पर्यटन के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर पर्यटन क्या है, पर्यटन की परिभाषा क्या होती है। अब दोस्त अगला पॉइंट हम लोग को लिखना है पर्यटन का अर्थ। क्या लिखना है? पर्यटन का अर्थ। कि आखिर पर्यटन का अर्थ क्या होता है? तो कहता है दोस्त कि पर्यटन जो है ना एक संस्कृत शब्द से है, मतलब कह सकते हैं पर्यटन जो है एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है जो परि प्लस अटन है। क्या है? परि प्लस अटन, मतलब सीधा सा कह सकते हैं कि पर्यटन दो शब्दों का मेल है, परि प्लस अटन, है ना, जिसमें परि का अर्थ होता है पर्यावरण। परि का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण। और अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, मतलब घूमना। मतलब कह सकते हैं कि पूरे पर्यावरण का भ्रमण करना, पूरे पर्यावरण का भ्रमण करना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना आसान भाषा में समझाया जा रहा है कि बच्चे भी समझ जाएंगे, है ना। पर्यावरण मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर का भ्रमण करना, घूमना, इंजॉय करना, सीखना क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है दोस्त कि पर्यटन शब्द जो है ना वो अंग्रेजी के टूर से संबंधित है। पर्यटन जो है वो अंग्रेजी के टूर शब्द से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टॉर्नोस शब्द से लिया गया। और टॉर्नोस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घूमना। टॉर्नोस का अर्थ क्या होता है? घूमना। कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1643 के तकरीबन में विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण तथा विभिन्न देशों या स्थानों की यात्रा के लिए किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि टॉर्नोस या तो पर्यटन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है ना 1643 ईस्वी में किया गया था, है ना, जो यात्रा करने के लिए, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए और विभिन्न देशों या स्थानों का भ्रमण करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब दोस्त हमारा क्वेश्चन में ऐसे कहा था कि पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें कि आखिर पर्यटन से क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि आज के समय में पर्यटन केवल घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि यह जो है ना देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। क्या पर्यटन जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी संस्कृति को और हमारे समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए कह रहे दोस्त कि पर्यटन के अनेक सकारात्मक प्रभाव हैं, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसा कि प्रत्येक सिक्का के दो पहलू होता है, हेड और टेल, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में बिल्कुल आसान शब्दों में किया गया। बस आपको देखते जाना है दोस्त, आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगेगा जिससे आप परिचित नहीं हैं। आपको लगेगा कि मैं तो खुद ही पढ़ के समझ सकता हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यटन के सकारात्मक प्रभावों को। किसको जानेंगे दोस्त? पर्यटन के सकारात्मक प्रभावों को, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, है ना। इसका पॉजिटिव इफेक्ट में सबसे पहले आता है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब पर्यटन बढ़ता है तो पर्यटन बढ़ने से क्या होगा? रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, मतलब रोजगार भी बढ़ता है। कैसे? तो कह रहा है कि पर्यटन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन से क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक झरना है, मान लीजिए यहाँ पे एक झरना है, ठीक है। लोगों को पता चला कि ये घूमने फिरने का जगह है, ठीक है। और लोग जब यहाँ पे जाने लगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पे खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोग जब दूर दूर से आएंगे या तो पानी लेंगे या तो खाने पीने का सामान ढूंढेंगे, है ना। तो यहाँ के लोग यहाँ पे क्या किए? होटल चालू कर दिए, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था चालू कर दिए, है ना, जिससे उन लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। तो वही कह रहा है कि पर्यटन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, ढाबा, टैक्सी, गाइड, दुकान, हस्तशिल्प, ट्रैवल एजेंसी जैसे कई काम जो है ना इससे पैदा होते हैं और कई रोजगार जो है इससे मिलता है। उसके साथ साथ कह रहा है दोस्त कि स्थानीय लोगों को ही अपने ही क्षेत्र में काम मिल जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है? वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको अपने ही क्षेत्र में जो है ना वो काम मिल जाता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। चलिए ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि इससे जो है लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी कम होती है, पहला, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या कह रहा है? आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास कैसे होता है? कह रहा दोस्त कि जब पर्यटक किसी जगह पर जाते हैं, पर्यटक मतलब घूमने वाले, है ना, जब घूमने वाले किसी जगह पे जाते हैं तो वे होटल में रुकते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, खरीदारी करते हैं। इससे जो है ना पैसा स्थानीय बाजार में घूमता है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मतलब ये तो श्योर है कि लोग वहाँ पे जाएंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे, खाना खाएंगे, है ना, और इस तरह से जब होगा तो वहाँ जो पैसा है वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में घूमेगा, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, है ना। और कह रहा है कि सरकार को टैक्स के रूप में आय भी मिलती है। इससे क्या होता है? सरकार को जो है टैक्स के रूप में इनकम भी प्राप्त होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। फिर मेरे दोस्त तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, कह रहा है क्षेत्रीय विकास होता है। मतलब पर्यटन से जो है उस क्षेत्र का विकास होता है। कह रहा है कि पर्यटन बढ़ने से सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं का भी विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, ये मान लीजिए ये झरना है ना, इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इसको लोग जाना तो पता चला कि यहाँ पे सड़क ही नहीं बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे बिजली का ही सुविधा नहीं है, पानी का ही सुविधा नहीं है ना, संचार का ही सुविधा नहीं है, बातचीत करने का सुविधा नहीं है, ठीक है। तो जब लोगों को पता चला, जब सरकार को पता चला, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी? सड़क बनवाएगी, बिजली का व्यवस्था करवाएगी, पानी का व्यवस्था कराएगी, संचार सुविधाओं का व्यवस्था कराएगी। तो वही कह रहे हैं कि पर्यटन बढ़ने से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं का क्या होता है? विकास होता है। कह रहा है कि दूर दराज के इलाकों में भी अच्छी सुविधाएं मिलने लगती है। इससे क्या होता है? जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें भी अच्छी सुविधाएं मिलने लगती है, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों का जो है ना जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है। तो ये हमारा तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ठीक। फिर देखिए चौथा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। कह रहा है दोस्त कि पर्यटन से अलग अलग जगहों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, खान पान और परंपराओं को जान पाते हैं। देखिए जब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो होता क्या है? उनका जो परंपरा है, ठीक है, और यहाँ का जो परंपरा है, मतलब यहाँ पे लोग आए हैं तो यहाँ की परंपरा में ढल जाएंगे, यहाँ की परंपरा के बारे में जानेंगे, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं
तो लोग जो है यहाँ की खान पान के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में और यहाँ की परंपराओं के बारे में जान पाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपसी समझ बढ़ती है, इससे एक दूसरे क्षेत्र के बारे में समझ बढ़ता है और भाईचारे की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। और पांचवा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है दोस्त, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। मतलब कह रहा है हमारा जो प्राकृतिक धरोहर है और जो प्राचीन धरोहर है उसका संरक्षण होता है। कैसे? कह रहा है कि जब किसी स्थान पर पर्यटन बढ़ता है तो सरकार और वहाँ के लोग जो है ना ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों, किलों, जंगलों और प्राकृतिक स्थलों को बचाने पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई क्षेत्र जो है ना प्राकृतिक धरोहर के रूप में आ जाता है, ठीक है, तो सरकार उस पर ध्यान देती है तथा उसके स्थानीय लोग भी जो है ना उस पर ध्यान देते हैं, उसको सुरक्षा में ध्यान देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है, बचाव होता है। और छठा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है दोस्त, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि। कह रहा है दोस्त कि पर्यटन से लोगों को नई जगहें, नई लोग और नई चीज़ें देखने और सीखने का मौका मिलता है। लोग जब बाहरी घूमने के लिए जाते हैं, मतलब अपने घर से बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को वहाँ के बारे में जानने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है ना। तो इससे क्या होता है, ज्ञान और शिक्षा में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि छात्रों और युवाओं के लिए यह ज्ञान बढ़ाना क्या है, अच्छा साधन है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पढ़ रहे होते हैं या तो कहीं बैठे हुए होते हैं, आपके बगल से अगर डीजे पार होता है, ठीक है, डीजे अगर आगे जाता है और डीजे में जो गाना बजता है वह तुरंत आपके माइंड में आ जाता है। तो वैसे ही जब लोग कहीं घूमने के लिए जाता है ना, ठीक है, और जब घूमता है, जब घूमते हुए अपने आँखों से वो चीज़ को देखता है तो उसको जो है पूर्ण रूप से उस चीज़ के बारे में विश्वास हो जाता है और वो उस चीज़ के बारे में ज़रूर सीखता है। तो वही कह रहा है, इससे क्या होता है, शिक्षा और ज्ञान में भी वृद्धि होता है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में समझ गया, मतलब इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में समझ गया। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन कहा था, दूसरा जो पॉइंट कहा था, वो कहा था कि पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों का भी वर्णन करें। इसके बारे में बताइए। तो पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव मतलब नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। तो बात करते हैं दोस्त, अगर पर्यटन के नेगेटिव इफेक्ट का मतलब इसके बुरे असर का, तो इसका बुरा असर पहला हमारा है पर्यावरण को नुकसान। अब पर्यावरण को नुकसान कैसे है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि लोग मान लीजिए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, तो घूमने के लिए आए तो पानी वगैरह लेके आएंगे, खाने पीने का सामान लेके आएंगे, ठीक है, और फिर यहीं पानी पिएंगे और बोतल को यहीं फेंक देंगे, यहीं खाना खाएंगे और यहीं पे प्लास्टिक कचरा वगैरह को यहीं फेंक देंगे। तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अधिक पर्यटन से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इससे कचरा फैलता है, पानी और हवा प्रदूषित होता है, जंगल कटते हैं और वन्य जीवों को भी नुकसान होता है, ठीक है। और पहाड़ी और समुद्री क्षेत्रों में यह जो समस्या है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये इसका पहला नेगेटिव इफेक्ट हुआ। दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। कह रहा है कि पर्यटकों की अधिक संख्या से पानी, बिजली और ईंधन की खपत बढ़ जाती है। जब वहाँ पे अधिक पर्यटन होने लगता है तो वहाँ पे पानी की समस्या होने लगती है, बिजली की समस्या होने लगती है और ईंधन की भी ज़्यादा खपत होती है। इससे जो है स्थानीय लोगों को इन संसाधनों की कमी झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तीसरा कह रहा है कि सांस्कृतिक बिगाड़, मतलब यहाँ की संस्कृति में भी बिगाड़ आता है। कैसे? कह रहा है कि कभी कभी पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाहरी लोगों की गलत आदतें, दिखावा और व्यवसायीकरण से संस्कृति का मूल पहचान कमज़ोर हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बाहर के लोग जब यहाँ पे आते हैं और वे अपने तरीके से यहाँ पे जीवन जीने लगते हैं ना, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लगता है कि नहीं वो बढ़िया है, और इससे क्या होता है कि वहाँ का स्थानीय संस्कृति जो है वो बिगड़ जाता है, वहाँ का परंपरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है महंगाई का बढ़ना। आप अगर कभी पारसनाथ गए होंगे तो पारसनाथ में आप देखे होंगे कि जो पानी का बोतल नीचे में 15 या तो 20 रुपए का मिलता है, वही जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे उस पानी का बोतल का दाम जो है 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये से बढ़ते चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि पर्यटन स्थलों पर चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दुकानदार पर्यटकों से ज़्यादा कीमत लेते हैं। इससे स्थानीय गरीब लोगों को जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ का जो गरीब लोग है, हाँ ना, जब घूमने के लिए जाएगा
तो उसका जीवन यापन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या वो वहाँ पे पानी पी पाएगा? नहीं। उसका बजट है कि हम 20 रुपये में पानी पियेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 50 रुपये में पानी मिलेगा, तो क्या वो पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। तो इससे पर्यटन मतलब महंगाई भी बढ़ा है। पांचवा कह रहा है सामाजिक समस्याएं, समाज में भी समस्या होने लगा। कैसे? कह रहा है कि अत्यधिक पर्यटन से भीड़, शोर, अपराध, नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती है। ये सही बात है। अत्यधिक पर्यटन जब होगा तो वहाँ पर भीड़ होगा, है ना, शोर भी होगा। शोर मतलब समझते हैं, हल्ला गुल्ला भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और अपराध भी बढ़ता है ऐसे जगहों पर, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे स्थानीय समाज के लोगों का जो है ना संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये इसका पांचवा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और छठा इसका नेगेटिव इफेक्ट है प्राकृतिक सौंदर्य का नाश, मतलब प्राकृतिक के सुंदरता का नाश होता है। कैसे? कह रहे कि जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाती है। कचरा, शोर और निर्माण कार्य से उस स्थान की शांति और सुंदरता खत्म हो जाती है। देखिए, जब लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो सरकार को लगेगा कि नहीं, इसको और अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है, और जब अच्छा बनाने के लिए जो है ना क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, मतलब उसकी प्राकृतिक सुंदरता को नाश कर देते हैं, है ना। उसके साथ साथ लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे कचरा फैलाते हैं, शोरगुल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वहाँ पे प्रकृति का नाश होता है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में जान गया। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। पर्यटन क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है जो देश और समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। कह रहा है कि इससे रोजगार, आय और विकास के अवसर बढ़ते हैं। इससे पर्यटन से जो है रोजगार भी बढ़ता है, आय भी बढ़ता है और विकास के अवसर भी बढ़ते हैं। लेकिन यदि पर्यटन को बिना योजना और नियंत्रण के बढ़ाया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी गंभीर हो सकते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर पर्यटन हम लोग करते हैं लेकिन बिना योजना के करते हैं, ठीक है, मतलब प्रकृति को ध्यान में ना रख करके करते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सतत पर्यटन को अपनाना जरूरी है। सतत पर्यटन मतलब क्या? ऐसा पर्यटन जो भविष्य की पीढ़ियों को देख करके किया जाए, है ना। तो वही कह रहा है कि जिसमें पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय लोगों का ध्यान रखा जाए और सही तरीके से किया गया पर्यटन जो है वो हमारे समाज और देश दोनों के लिए क्या होता है, लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए कह रहा है कि पर्यटन करिए लेकिन सही तरीके से करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से खाने पीने वाला सामान ले जाइए और ऊपर में जाकर के फेंक दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप यहाँ से खाने वाला चीज़ लेके गए हैं तो उसको अगर ऊपर में कूड़ेदान है तो कूड़ेदान में ही डालिए, कचरा ना फैलाएं, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला पर्यटन की परिभाषा तथा इसके प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि पर्यटन की परिभाषा दें तथा इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अर्थात अगर आप पर्यटन करते हैं तो आप क्यों पर्यटन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और आप कहां कहां पर्यटन करेंगे, इसका वर्णन करना है। अब देखिए, आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर बार बार पर्यटन जब आ रहा है तो पर्यटन का मतलब होता क्या है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में पूछेगा तो इस प्रकार से रहेगा कि डिफाइन टूरिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड सब्जेक्ट एरिया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर्यटन का मतलब क्या होता है। पर्यटन को अंग्रेजी में कहते हैं टूरिज्म। क्या कहते हैं? टूरिज्म। और टूरिज्म जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे? टूर प्लस इज्म। और टूर का मतलब क्या होता है? घूमना। टूर का मतलब क्या होता है? घूमना। आपने कभी किसी को कहते हुए सुना होगा कि रे भाई वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। वर्ल्ड टूर मतलब समझ रहे हैं कि पूरा दुनिया का टूर करते, पूरा दुनिया का भ्रमण करते, है ना। तो पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना। पर्यटन का मतलब घूमना। तो इस प्रकार से कहेंगे कि लोग अपनी मस्ती के लिए, कुछ सीखने के लिए या तो एंजॉय करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर अगर कहीं जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि पिकनिक का स्पॉट चल रहा होगा, है ना। तो लोग कहते होंगे कि चलो पारसनाथ जाएंगे, है ना। कोई कहता होगा चलो मधुबन जाएंगे। तो ये सब लोग जब अपने स्थान से, मूल स्थान से छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं ना, तो या तो वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं या तो कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन की परिभाषा कि लोगों का
अपने निवास स्थान अथवा कार्यस्थल से दूसरे स्थानों पर जाना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। मिस कह रहा है कि जहां पे लोग रह रहा है, जहां पे लोग कार्य कर रहा है, वहां से छोड़ करके दूसरे स्थलों पर जाना, दूसरे स्थानों पर जाना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यटन। जैसे कि मान लीजिए मैं झारखंड का निवासी हूं, मैं झारखंड छोड़ करके अगर मैं दिल्ली गया हूं तो मैं एक पर्यटक कहलाऊंगा। ठीक है, कि मैं दिल्ली पर्यटन करने के लिए आया हूं, घूमने के लिए आया हूं। तो पर्यटन का सीधा मतलब आप समझिएगा कि घूमना। क्या समझिएगा? पर्यटन का सीधा मतलब घूमना समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि पर्यटन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए पर्यटन का अर्थ की अगर बात करें तो लिखा हुआ पर्यटन जो है ना, एक संस्कृत शब्द है। पर्यटन क्या है? एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा? परि प्लस अटन। कौन सा? परि प्लस अटन। जिसमें से परि की अगर बात करें तो परि का मतलब होता है पर्यावरण। परि का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब कह सकते हैं हमारे चारों ओर। तथा अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, मीन्स घूमना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं पूरे पर्यावरण का भ्रमण करना, मीन्स चारों ओर भ्रमण करना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यटन। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर पर्यटन हम लोग किसको कहते हैं। अब देखिए बातें यहां पे आई है कि पर्यटन जो है ना एक प्रकार की यात्रा है। क्या कहा गया? कि पर्यटन क्या होता है? एक प्रकार की यात्रा होता है जो आराम करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने व खाली समय में आनंद उठाने के लिए के उद्देश्य से जो है ना किया जाता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताया कि पर्यटन क्या होता है? एक प्रकार का यात्रा होता है जो क्यों किया जाता है? तो आराम करने के लिए, घूमने के लिए कहीं, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए, या तो उसके बारे में जानने के लिए, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया होगा कि आखिर पर्यटन क्या है। अब बात यहां पे आती है कि अगर आप पर्यटन समझते हैं तो पर्यटक भी तो समझना पड़ेगा। पर्यटन हम समझ गए, लेकिन पर्यटक क्या होता है? तो पर्यटन का मतलब है कि आप घूम रहे हैं, लेकिन जो घूम रहा है वही क्या कहलाएगा? पर्यटक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली गया था तो मैं दिल्ली जो है पर्यटन जगह कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मैं घूम रहा हूं, मैं क्या कहलाऊंगा? पर्यटक कहलाऊंगा। वही कह रहा है कि पर्यटक वह व्यक्ति होता है जो जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है। पर्यटक कौन होता है? जो कोई मनोरंजन के, जैसे मान लिया मैं दिल्ली गया कि यार वहां पे जो जो चीजें हैं, ताजमहल है आगरा में, ठीक है, रेड फोर्ट है, वो सब घूम के आएंगे, है ना। जो भी चीजें हैं उसको घूम करके आएंगे। तो क्यों गए? जानकारी लेने के लिए या तो फिर मनोरंजन करने के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटक। कह रहा है ताकि दूसरे व्यक्तियों को अपनी यात्रा का विवरण दे सके। और जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? उसके बारे में लोगों को जिक्र करते हैं कि नहीं वहां पे बहुत अच्छा चीज है, ये है, वो है, मतलब बहुत बढ़िया चीज है, वो बताते हैं, है ना। अथवा में कह रहा है कि वह जो व्यक्ति किसी भी कारण से अपने घर से बाहर जाता है, मीन्स वह व्यक्ति जो किसी भी कारण से क्या करता है? अपने घर से बाहर जाता है, वह एक पर्यटक कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं ही हूं, ठीक है, कोई भी कारणवश अगर मैं अपने घर से बाहर चला गया, घर से बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, ठीक है, दूर कहीं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? एक पर्यटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्यटक कहलाएगा। सरल शब्दों में कहें तो पर्यटक जो होता है एक व्यक्ति होता है, जैसा कि मैं हो गया, आप हो गए, हम हो गए, ये सब क्या है? पर्यटक ही है ना। अब क्वेश्चन में यहां पे पूछा था हम लोगों को कि पर्यटन की प्रकृति के बारे में बताएं। क्या बताएं? पर्यटन की प्रकृति को बताएं। ठीक है, तो लिखेंगे नेचर ऑफ टूरिज्म। क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ टूरिज्म। अब देखिए पर्यटन की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि आखिर पर्यटन आप कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से पर्यटन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या तो फुर्सत के समय में आनंद लेने के लिए, ठीक है, या तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन कह रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति सामाजिक और आर्थिक घटना है। इसकी प्रकृति क्या है? सामाजिक और आर्थिक घटनाएं हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में क्या किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पर्यटन की आखिर क्या क्या प्रकृति है। तो देखिए पहला जो इसका जो प्रकृति है वो क्या है? आनंद और अनुभव पर आधारित। पर्यटन का प्रकृति क्या है? तो आनंद लेना या तो अनुभव, कुछ चीज के बारे में जानना। कह रहा है कि पर्यटन की मुख्य उद्देश्य लोगों को आराम, मनोरंजन और नई जगहों का अनुभव प्रदान करना है। पर्यटन का जो पहला उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? आराम करना,
मनोरंजन करना या तो नई जगहों के बारे में जानना। और यह जो है वो क्या करता है, मानसिक और शारीरिक ताजगी देता है। मीन्स मन को और शरीर को जो है ना ताजगी देता है। जब नए नए चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे ना तो मन उत्साहित होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला इसका उद्देश्य क्या था, आनंद और अनुभव पर आधारित। दूसरा कह रहा है गतिशील है ये। ठीक है, गतिशील गतिविधि है ये। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि यह जो है ना एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से जुड़ा है। गतिशील मतलब समझते हैं, गति करते रहना, है ना। तो कह रहा है कि यह जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से जुड़ा हुआ है, चाहे वह किसी विशेष स्थान पर घूमने के लिए हो या तो नई संस्कृतियों को जानने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां से दिल्ली गया तो वहां पे मैं मान लीजिए कुछ चीजों के बारे में जानने के लिए गया या तो वहां के बारे में समझने के लिए गया। उसी को क्या कहते हैं, गतिशील गतिविधि कहते हैं, है ना। फिर तीसरा हमारा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। क्या है, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। कह रहा है कि पर्यटन केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, यह स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यवसाय और संस्कृति पर भी असर डालता है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं आप जाते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय कभी आप गए होंगे, है ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, वो उनको रोजगार दिया है ना। तो वहां के बारे में जैसे मान लीजिए मेरा ग्रुप एक जा रहा है, ठीक है, तो वो ग्रुप को देखेगा कि हाँ एक ग्रुप वाले आ रहे हैं, आपसे बात करेगा, कहेगा कि मैं आपको घुमाऊंगा यहाँ के बारे में। ठीक है, यहाँ के हर चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक प्रकार से पर्यटन जो है ना क्या है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी देता है, व्यवसाय भी देता है और संस्कृति पर भी असर डालता है। ठीक है, फिर चौथा देखिए, कह रहा है बहुआयामी गतिविधि। क्या कह रहा है, बहुआयामी गतिविधि। मीन्स कह रहा है कि यह जो होता है वो बहुत सारा प्राकृतिक चीजों के बारे में बताता है, सांस्कृतिक चीजों के बारे में बताता है, ऐतिहासिक चीजों के बारे में बताता है। तो वह कह रहा है कि यह जो है ना प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों से जुड़ा हो सकता है। अगर हम लोग पर्यटन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पर्यटन सिर्फ एक ही धर्म की बात हो रही है। पर्यटन का मतलब कोई भी संस्कृति के हो सकते हैं, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी प्रकृति, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, है ना। जैसे पहाड़ों पर जाना, समुद्र तटों का आनंद लेना या तो फिर ऐतिहासिक इमारतों को देखना। ये सब में ये नहीं देखा जाता है कि उसका जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका संस्कृति क्या है, उसका ऐतिहासिक क्या है, देखा जाता है क्या? नहीं, ये सब क्या है तो फेमस चीजें हैं और फेमस चीजों को देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि यह जो है बहुआयामी गतिविधि है। नेक्स्ट, अब हमारा आता है पर्यटन का विषय क्षेत्र। क्या आता है, पर्यटन का विषय क्षेत्र कि आखिर पर्यटन जो है ना वो क्यों किया जाता है, पर्यटन जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्यटन का दायरा बहुत व्यापक है और यह जो है कई पहलुओं को कवर करता है। जैसे कि पहला, प्राकृतिक पर्यटन। क्या है, प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक पर्यटन का मतलब क्या है कि जब लोग प्रकृति को जानने के लिए पर्यटन करते हैं, मीन्स भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यटन। जैसे प्रकृति में क्या क्या आता है, पहाड़ों के बारे में, जंगलों के बारे में, झरनों के बारे में, समुद्र तटों आदि को देखने के लिए या तो उसके बारे में जानने के लिए लोग जब वहां पर्यटन करते हैं, लोग जब वहां पे घूमते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यटन। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं पहाड़ जो प्रकृति का चीज है, जंगल जो प्रकृति में आता है, झरना प्रकृति में आता है, समुद्र तट प्रकृति में आता है ना। तो ये सब चीजों को देखने के लिए या तो उसके बारे में जानने के लिए जब लोग पर्यटन करते हैं, मीन्स घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यटन कहते हैं। और यह जो पर्यटन का पहला विशेष क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, वो क्या है, सांस्कृतिक पर्यटन। मीन्स कभी कभी लोग जो है ना दूसरे संस्कृतियों के बारे में भी जानने के लिए पर्यटन करते हैं। तो वही कहा गया कि किसी जगह की कला, संगीत, नृत्य, रीति रिवाज और त्योहारों को देखने के लिए किए जाने वाले पर्यटन को सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई स्थान पे जा रहे हैं, वहां की कला को देखने के लिए, वहां के संगीत को देखने के लिए, वहां के रीति रिवाजों को समझने के लिए, वहां के त्योहारों को मनाने के लिए, तो ये जो हो गया वो कौन सा पर्यटन हो गया, तो सांस्कृतिक पर्यटन हो गया। क्या हो गया, सांस्कृतिक पर्यटन। ठीक है, तीसरा यहां पे कह रहा है धार्मिक पर्यटन। क्या कह रहा है, धार्मिक पर्यटन। मीन्स कोई धार्मिक स्थल पे यात्रा करना,
कोई धार्मिक स्थल पे यात्रा करना ही क्या कहलाता है? धार्मिक पर्यटन कहलाता है। जैसा कि धार्मिक स्थलों की यात्रा, जैसा कि 4 धाम, मक्का मदीना, वेटिकन सिटी हो गया, ठीक है, कोई और भी हो गया, ये सब चीजों का अगर आप पर्यटन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक पर्यटन कहते हैं। फिर 5वां है एडवेंचर पर्यटन। एडवेंचर मतलब क्या होता है? जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, रोप लिफ्टिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ये सब चीजों रोमांचक गतिविधियों को जानने के लिए जब पर्यटन किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंचर पर्यटन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैकिंग, स्कीलिंग, रिवर राफ्टिंग, जैसा कि गतिविधियां जब किया जाता है, इसके लिए जब घूमा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंचर पर्यटन कहते हैं, है ना। 5वां आपका है चिकित्सा पर्यटन। क्या है? चिकित्सा पर्यटन कह रहा है कि बेहतर इलाज अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो यात्रा किया जाता है या तो पर्यटन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि आखिर इसका क्या क्या प्रकृति रहा था और इसके क्या क्या विषय क्षेत्र रहे थे, मीन्स ये किन किन चीजों पे कार्य करता है, ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा आता है सारांश, कि आखिर सारांश में क्या लिखेंगे, मीन्स निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन जो है ना, एक ऐसी गतिविधि है जो मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करती है, मीन्स हर चीजों में मजबूत करता है ये, ठीक है। अगर हमें हर चीजों के बारे में पता रहेगा, हर चीजों के बारे में जानकारी रहेगा, तो कोई कभी हम लोग को ठग नहीं सकता किसी चीज के बारे में, है ना। और जब लोग नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उनका मन बड़ा उत्साहित होता है। कह रहा है इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि हर व्यक्ति की रुचि और जरूरत को पूरा कर सकता है, मीन्स पर्यटन इतना बड़ा है कि यह जो है ना, हर व्यक्ति की रुचि और जरूरत को पूरा कर सकता है। कोई ना कोई जगह व्यक्तियों के मन में बैठा हुआ होगा कि यहाँ पे जाने का मन करता होगा। कोई सोचता होगा अभी ठंडा का मौसम है, बर्फ पड़ रहा होगा, तो चलो हिमाचल प्रदेश जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मन में तरह तरह का ख्याल आता होगा, लोग सोचते होंगे पर्यटन करने का, घूमने का। पर्यटन मतलब सीधा समझिएगा घूमना, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकार और इसके महत्व का वर्णन करना है कि आखिर पर्यटन के क्या क्या प्रकार है ना, और इसका क्या महत्व होता है। उसके साथ साथ अथवा में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व का वर्णन करें। भारत में धार्मिक पर्यटन जो है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ेगा पर्यटन, कि आखिर पर्यटन किसको कहते हैं, क्योंकि पर्यटन के प्रकार और अगर महत्व के बारे में जानना है, भारत में धार्मिक पर्यटन के बारे में जानना है, तो आप पर्यटन के बारे में जानोगे ही नहीं तो क्या पर्यटन के प्रकार और उसके महत्व को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले लिखना है क्या? पर्यटन, कि आखिर पर्यटन किसको कहते हैं। तो देखिए पर्यटन का अगर सीधा मतलब समझे तो पर्यटन का अर्थ होता है घूमना। पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना। एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। लेकिन क्या अपने घर से दूसरे घर में जाना? नहीं, ठीक है। अपने घर से दूसरे जगह, ठीक है, दूसरा देश कह सकते हैं, दूसरा राज्य कह सकते हैं, दूसरा जिला कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका। और लिखेंगे इस प्रकार से कि लोगों का अपने निवास स्थान से अथवा कार्यस्थल से दूसरों जगह पे जाना ही जो है ना क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। मीन्स लोग जो है अपने निवास स्थान में से, अपने घर से और अपने कार्यस्थल से अगर दूसरे जगह कोई जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। कह रहा है कि और जो है ना पूरे विश्व भर में 27 सितंबर को जो है हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब? 27 दिसंबर को जो है ना विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आपको भूमिका में लिखना है। आगे देखिए, अब देखिए यहां पे पॉइंट आता है कि पर्यटन का अर्थ, कि बताइए कि आखिर पर्यटन का क्या क्या अर्थ होता है ना। तो पर्यटन का 2 अर्थ मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न मेरे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। जिस प्रकार से मेजर हिस्ट्री, मेजर इंग्लिश का तैयारी करवाया गया, मेजर ज्योग्राफी का, मेजर इकोनॉमिक्स का तैयारी करवाया गया, बिल्कुल सेम तरीके से इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी और बड़ी ही आसान शब्दों में करवाई जाएगी। और इसकी कुछ वीडियो बनाई भी गई है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो। देखिए कह रहा है यहां कि पर्यटन का अर्थ
तो पर्यटन को अगर हम लोग देखें तो पर्यटन जो है ना दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वही यहां पे लिखा हुआ कि पर्यटन एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस अटन। कह रहा है जिसमें अगर हम लोग परि की बात करते हैं, परि की अर्थ की बात करते हैं, तो परि का अर्थ होता है पर्यावरण। परि का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण, या तो हमारे चारों ओर। और अटन का अर्थ की बात करें तो अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, मीन्स घूमना। मीन्स सीधा समझिएगा कि पूरे पर्यावरण का भ्रमण करना, पूरे पर्यावरण का भ्रमण करना ही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में इस प्रकार से लिखा गया कि पर्यटन शब्द जो है वो अंग्रेजी के टूर से संबंधित है। अंग्रेजी के टूर से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टोर्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? घूमना। क्या कहा गया कि पर्यटन शब्द जो है अंग्रेजी के टूर शब्द से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टोर्नोस शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है? घूमना होता है। इस शब्द का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1643 में तकरीबन, मतलब 1643 के तकरीबन में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण और विभिन्न देशों या स्थानों की यात्रा करने के लिए किया गया था। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जब विभिन्न देशों के बीच में यात्रा हो रहा था, मनोरंजन के लिए यात्रा होता, भ्रमण हो रहा था, उस समय जो है ना टूर शब्द का प्रयोग किया गया। और कब किया गया था? तो 1643 ईस्वी में। कब? 1643 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेम लिखना, चाहे दोनों में से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा था कि पर्यटन के प्रकार कि बताइए कि पर्यटन के क्या क्या प्रकार हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन को उसके उद्देश्य, स्थान और प्रकृति के आधार पर जो है ना कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो निम्नलिखित है ना। इसके मुख्य प्रकार को हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला इसका मुख्य प्रकार होता है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र से बाहर, अपने देश से बाहर। कह रहा है कि जब लोग किसी विदेशी देश की यात्रा करते हैं तो इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। क्या कह रहा है? कि जब लोग किसी विदेश देश का यात्रा करते हैं, मीन्स विदेशी देश, अपने देश से बाहर देशों का यात्रा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं। कह रहा है किसी विदेशी देश की यात्रा करने के लिए किसी को वैध पासपोर्ट, वीजा, स्वास्थ्य दस्तावेज, विदेशी मुद्रा आदि की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर आपको विदेश की यात्रा करनी है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? वैध पासपोर्ट, वीजा, है ना, स्वास्थ्य दस्तावेज, विदेशी मुद्रा, ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। कब? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के दौरान। फिर इसका दूसरा प्रकार है घरेलू पर्यटन। क्या है? घरेलू पर्यटन। कहा जाता है कि अपने देश के भीतर लोगों की पर्यटन गतिविधि को घरेलू पर्यटन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मीन्स अपने देश के भीतर अगर आप कहीं भी घूमते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? घरेलू पर्यटन कहलाता है। क्या कहलाता है? घरेलू पर्यटन कहा जाता है। कह रहा है एक ही देश के भीतर यात्रा करना आसान है क्योंकि इसके लिए औपचारिक यात्रा, दस्तावेजों और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और विदेशी मुद्रा जैसी थकाऊ औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। मिस कह रहा है ना कि अपने देश के अंदर आपको घूमना आसान है। क्यों? क्योंकि अपने देश में अगर आपको घूमना है तो उसके लिए वीजा आपको जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य समस्याएं जो आपका दस्तावेज है वो सब की जरूरत नहीं है, विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा है कि घरेलू पर्यटन जो है ना सबसे बेस्ट है। कहा गया कि घरेलू पर्यटन में एक यात्री को आमतौर पर भाषा संबंधी समस्याओं या मुद्रा विनिमय संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मिस कह रहा है ना कि अगर आप घरेलू पर्यटन कर रहे हैं, मीन्स अपने देश के अंदर पर्यटन कर रहे हैं, तो आपको कई प्रकार के भाषाओं से संबंधित समस्या का झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा, मुद्रा विनिमय संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुद्रा विनिमय मतलब समझते हैं? दूसरा मुद्रा आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, या तो दूसरा मुद्रा आपको लेना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर दूसरे देश में हम लोग जाएंगे तो क्या भारत का पैसा वहां पे चलता है? नहीं चलता है ना। तो वही कह रहा है कि अगर आप अपने घर में, अपने देश में अगर यात्रा करते हैं तो आपको मुद्रा विनिमय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कहा था कि चलिए अब हमको बताइए कि पर्यटन के महत्व, कि आखिर पर्यटन का क्या महत्व होता है ना। तो लिखा हुआ है कि पर्यटन से आर्थिक विकास होता है। अगर हम लोग पर्यटन की बात करें तो पर्यटन से क्या होता है? हमारा आर्थिक विकास होता है, इससे आय बढ़ती है और अतिथि, परिवहन और खुदरा जैसे क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पर्यटन करने के लिए आपको जाना है, घूमने के लिए जाना है, उससे परिवहन भी बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, खुदरा जैसे क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। दूसरा कह रहा है कि पर्यटन से सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। अगर हम लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। कह रहा है कि
पैसों से कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का रखरखाव होता है। मिस कह रहा है ना कि पर्यटक जो वहां पे जाते हैं घूमने के लिए और उनसे जो पैसे लिए जाते हैं उससे क्या होता है, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का जो है ना रखरखाव किया जाता है, उसको बेहतर ध्यान रखा जाता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि पर्यटन से अलग अलग जगहों के लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में मदद मिलती है। पर्यटन से क्या होता है, अलग अलग जगहों के लोगों को जो है ना एक दूसरे के बारे में जानने का मदद मिलता है, मतलब जान पाते हैं, है ना। इससे अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच संबंध बनते हैं। इससे क्या होता है, अलग अलग जो संस्कृति के लोग हैं, मान लीजिए आप कहीं अगर दूसरे जगह जा रहे हैं, अपने देश में कहीं घूम रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, मीन्स जान पहचान बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। कह रहा है कि पर्यटन से स्थानीय समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर असर पड़ता है। पर्यटन से क्या होता है, हमारे स्थानीय समुदाय जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में जो है ना क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं कोई धार्मिक स्थल में, तो वहां पे धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे हमारा सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो हमारा बचता है। ठीक है, कभी हम लोग जाते हैं तो आर्थिक चीजों के बारे में सीखते हैं, है ना। कभी हम लोग जाते हैं कहीं घूमने के लिए जाते हैं, सामाजिक चीजों के बारे में सीखते हैं, पर्यावरण चीजों के बारे में सीखते हैं, हर चीजों के बारे में सीखा जाता है। किसके थ्रू से, पर्यटन के थ्रू से। फिर कहा है कि पर्यटन से मनोरंजन, अवकाश और सांस्कृतिक समृद्धि मिलती है। पर्यटन से क्या मिलता है, मान लीजिए अगर आप पर्यटन करने के लिए जाते हैं तो उससे क्या होगा, आप इंजॉय कर सकते हैं, मनोरंजन आपको मिल सकता है, और सांस्कृतिक समृद्धि भी जो है ना, आपको अपना संस्कृति से जुड़ा हुआ चीजें आपको पता चलेगा। इससे निवासियों में शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से राहत मिलती है। ठीक है, और जब हम लोग पर्यटन करते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं ना, तो उससे हमारा मन जो है ना फ्रेश होता है और तनाव मुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन था कि धार्मिक पर्यटन के बारे में बताइए। किसके बारे में, धार्मिक पर्यटन के बारे में बताइए। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि धार्मिक पर्यटन का मतलब होता है जब लोग धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। हम इस कह सकते हैं कि जब लोग धर्म से जुड़े स्थानों पर यात्रा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन कहते हैं। कह रहा है यह यात्रा किसी खास धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों, मठों या तीर्थ स्थलों पे होती है। मैं सीधा कहिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारा, मठों और तीर्थ स्थलों में जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन कहते हैं। कह रहा है कि लोग इन स्थलों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने, पूजा करने, आशीर्वाद लेने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कहाँ पे, तो धार्मिक पर्यटन करने के लिए क्यों जाते हैं, ताकि पूजा कर सके वहां पे, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, ठीक है, आशीर्वाद ले सके वहां पे और आत्मिक शांति वहां पे प्राप्त कर सके, इसलिए लोग धार्मिक पर्यटन करता है ना। जैसे कि उदाहरण समझिएगा, कह रहा है हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये सब कहा जाता है। ठीक है, कि ये क्या है, धार्मिक पर्यटन है। दूसरा, अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा, ठीक है, ये सबसे जरूरी है उन लोगों के लिए। तीसरा, सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म में जो है ना स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसकी यात्रा करना बहुत जरूरी होता है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। चौथा, अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो है ना बौद्ध गया जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब लोग अपने धर्म से रिलेटेड यात्रा करता है या तो पर्यटन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक पर्यटन कहते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या तो फिर पूछ सकता है कि पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की विवेचना करें। प्रश्न क्या क्या है कि पर्यटन से प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यटन से सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताना है। मीन्स सीधा शब्दों में हम लोग समझे तो बताना है कि पर्यटन से हमारे समाज पे, हमारा आर्थिक स्थिति में, है ना, और हमारे पर्यावरण में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर पर्यटन क्या है।
और पर्यटन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो, या तो फिर आपको सर्च करना आरके सेंटर और चले जाने मेरे प्लेलिस्ट पे जो है सारे माइनर पेपर का प्लेलिस्ट वहां पे बना हुआ है, ठीक है। वहां से जाकर के आप अपने सब्जेक्ट का तैयारी जो है बड़े ही आसान शब्दों में कर सकते हैं। देखिए बात अगर आती है पर्यटन का, किसका, पर्यटन का, तो पर्यटन का मतलब सीधा समझिएगा घूमना। पर्यटन का मतलब क्या समझिएगा, घूमना। कि जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से, निवास मतलब समझते हैं जहां पे वो रहता है, ठीक है, वो स्थान को छोड़ करके कोई दूसरे जगह पे जाता है, दूसरे जिला जाता है, दूसरा स्टेट जाता है, दूसरा देश जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चलो ठीक है, पर्यटन कर रहा है, वो घूम रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे हमारे समाज में, हमारे आर्थिक स्थिति में और हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट और आप यहां पे लिखेंगे हम लोग भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका, और लिखेंगे इस प्रकार से कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज, प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या कह रहा है, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र होता है ना जिससे हमारे समाज पे, प्रकृति पर और अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव होता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके सामाजिक प्रभाव को। क्या समझेंगे, इसके सामाजिक प्रभाव को। कहा जाता है सामाजिक प्रभाव में इसका पहला है संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान। इससे क्या होता है, हम लोग अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, और जब हम लोग टूर पे जाते हैं, मींस घूमने के लिए जाते हैं, तो उससे जो ना हमारे परंपराओं का भी आदान प्रदान होता है। कैसे, तो देखिए कहा गया है कि जब पर्यटक, पर्यटक मतलब जो घूमने वाला है, जो घूम रहा है, ठीक है, व्यक्ति है ना, जब पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं भी लाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई टूरिस्ट हमारे क्षेत्र में घूमने के लिए आया है, मान लीजिए कोई गोवा से आया है, कोई विदेश से आया, अमेरिका से आया, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या लाएगा, अपने भाषा लाएगा, अपनी संस्कृति लाएगा। और अगर हम जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, अपनी भाषा लेके जाएंगे, अपनी संस्कृति को लेके जाएंगे, ठीक है, अपने परंपराएं को लेके जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान होता है ना। हम अपनी संस्कृति को वहां पे दिखाते हैं और वो अपनी संस्कृति को यहां पे दिखाते हैं। कह रहा अर्थात पर्यटक विभिन्न जगहों पर जाकर के वहां की भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और खान पान को अपनाते हैं। उसके साथ साथ पर्यटक क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं जहां पे घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां की भाषा को, परंपराएं को और रीति रिवाजों को सीखने का प्रयास करते हैं, वहां के खान पान में वो ढल जाते हैं। इससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्र के बीच में जो है ना सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इससे समाज में विविधता बढ़ती है और लोगों को एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान और समझ विकसित करते हैं। हमें सीधा समझिएगा कि पर्यटन से क्या होता है, हमारे संस्कृति और क्या परंपराओं का आदान प्रदान होता है। यह आप समझिएगा पहला पॉइंट पे हमारा सामाजिक प्रभाव था। दूसरा हमारा सामाजिक प्रभाव है स्थानीय संस्कृति का संरक्षण। इससे क्या होता है, हमारा जो स्थानीय संरक्षण है उसका मतलब हमारा जो स्थानीय संस्कृति है उसको संरक्षण मिलता है, मींस बचाव मिलता है। तो बचाव कैसे मिलता है, कहा गया कि पर्यटन के कारण स्थानीय लोग अपनी परंपराओं, त्योहारों और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि पर्यटक इन्हें देखने के लिए आकर्षित होते हैं। देखिए होता क्या है कि पर्यटक जो है ना हमारे स्थान पे आते हैं तो यहाँ के संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, है ना, यहाँ के त्योहारों को देखने के लिए आते हैं, यहाँ के परंपराओं को देखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इससे जो है ना हमारा परंपरा बचता है, हमारा त्योहार बचता है, और हम जो है अपने संस्कृति को जो है ना बचा करके रखते हैं। कहा गया है कि इससे स्थानीय कला, संगीत और नृत्य को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, स्थानीय कला जो हमारा कला है, ठीक है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो नृत्य है, उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। फिर इसका सामाजिक प्रभाव का तीसरा प्रभाव है सामाजिक बदलाव। क्या है, सामाजिक बदलाव। तो आखिर सामाजिक बदलाव क्या होता है, समाज में बदलाव क्या क्या होता है, तो कह रहा है कि पर्यटन से शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, क्योंकि पर्यटक इन चीजों की अपेक्षा करते हैं। देखिए पर्यटन क्या चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा बढ़िया हो। पर्यटन क्यों घूमने के लिए आएंगे, वहां पे शिक्षा बढ़िया हो, स्वच्छता होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज की अपेक्षा करते हैं कौन, पर्यटक। वही जगह पे वो लोग जाते हैं। इसके अलावा बाहरी लोगों से संपर्क में आने से समाज में आधुनिक विचारों का प्रवेश होता है, ठीक है।
और जब बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो समाज में क्या होता है, आधुनिक विचार लाते हैं, नए नए विचार लाते हैं, जिससे सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आ सकता है। तो ये हमारा सामाजिक प्रभाव था, किसका, तो पर्यटन का सामाजिक प्रभाव था। अब हम लोग समझेंगे पर्यटन के आर्थिक प्रभाव को। क्या समझेंगे, पर्यटन के आर्थिक प्रभाव को, कि आखिर पर्यटन से हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला यहां पे कहा है कि रोजगार के अवसर, मींस पर्यटन से रोजगार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है, तो कह रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, गाइड सेवा आदि में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये तो सही बात है कि जहां पे पर्यटन का क्षेत्र होता है वहां बहुत सारे होटल होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारा परिवहन होता है, गाड़ी वगैरह होता है, और गाइड भी होते हैं, गाइडर, आपको गाइड करने वाले। तो इससे लोगों को जो है ना रोजगार मिलता है। वही कह रहा है कि आदि में लाखों लोगों को जो है रोजगार मिलता है, और इससे स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होती है। इससे क्या होती है, स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होती है, और इससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। इस पर्यटन से जो है बेरोजगारी की समस्या क्या होती है, कम होती है। तो ये जो है हमारा अर्थव्यवस्था का पहला प्रभाव था, मींस पर्यटन के आर्थिक प्रभाव था। ठीक है, दूसरा यहां पे कह रहा है कि विदेशी मुद्रा का प्रभाव, विदेशी मुद्रा का प्रवाह। ठीक है, मींस विदेशी मुद्रा जो है यहां पे आते हैं, कैसे आते हैं, जब विदेश के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, टूरिस्ट प्लेस में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। वही कह रहा है कि जब विदेशी पर्यटक किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां की मुद्रा का उपयोग करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ की मुद्रा का उपयोग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब कोई टूरिस्ट दूसरे जगह से, दूसरे देश से यहां पे आता है ना, तो वो क्या करता है, अपने पैसे का बदलाव करता है, और जब बदलाव करता है तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार होगा हमारे देश में, और जब विदेशी मुद्रा भंडार होगा तो इससे हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका प्रभाव है स्थानीय व्यवसायों को बढ़ाना। इससे क्या मिलता है, हमारे स्थानीय जो व्यवसाय हैं, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी उड़ी चलाना हो गया, ये सब व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। कह रहा है कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय शिल्प, हस्तकला और कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ जाती है, जिससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों की आय में वृद्धि होती है, और इससे उसका जीवन स्तर सुधरता है। हम सीधा कह सकते हैं कि जब कोई लोग घूमने के लिए कहीं जाता है तो वो कुछ खरीदना भी चाहता है, जैसे हाथ से बनी हुई मूर्तियां वगैरह, कृषि के बढ़िया बढ़िया चीज। ठीक है, मतलब वो देखता है वहां पे, घूमता है कि क्या चीज बढ़िया है, तो उसको भी लेता है, और जब वो लेता है तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे व्यापारियों को और कारीगरों को जो है ना क्या होता है, फायदा होता है, उसकी आय में वृद्धि होती है, जिससे उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरता है। ठीक है, आप ही कहीं देखे होंगे, आप कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो वहां पे देखे होंगे बहुत सारे दुकान लगे हुए होते हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हैं वहां पे, है ना। इससे क्या होता है, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि आवश्यक सुविधाओं का विकास। इससे क्या होता है, आवश्यक सुविधाओं का विकास में जो आवश्यकता होता है उसका विकास होता है। मींस आपने देखा होगा कि जहां जहां टूरिस्ट प्लेस है ना, वहां पे रोड जो है ना बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, वहां पे हर चीज का सुविधा होता है। तो वह कह रहा है कि पर्यटन के कारण सरकार जो है ना, निजी संस्थाएं बेहतर सड़कें, परिवहन सुविधाएं, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास करती है। जहां पे पर्यटन स्थल होता है वहां पे सरकार जो है ना सड़कें प्रदान करती है, मतलब बेहतर सड़क देती है, परिवहन सुविधाएं देती है, बिजली पानी वगैरह देता है, और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे हर एक सुविधाएं वहां पे देती है, जिससे केवल पर्यटक को नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी काफी लाभ होता है। में सीधा बात है। ठीक है, अब देखिए क्या उससे सिर्फ पर्यटक को ही लाभ होगा, नहीं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उसको भी लाभ होगा, क्योंकि अगर बेहतर रोड बन जाएगा, परिवहन सुविधाएं होगी, बिजली पानी वहां पे रहेगा, तो क्या होगा, स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। तो यहां तक हम लोगों ने पर्यटन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देख लिया। अब हम लोग समझेंगे क्या बोलते हैं, पर्यटन के प्राकृतिक पर्यावरण का पर प्रभाव। ठीक है, क्या कि पर्यटन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सीधा कि पर्यटन का हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि अधिक पर्यटकों के आगमन से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। जब अधिक पर्यटन यहां पे आते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण पे दबाव बढ़ता है। पर्यटन स्थल पे प्लास्टिक, कचरा और प्रदूषण बढ़ने की संभावना होती है। इससे क्या होता है, हमारे पर्यटन स्थल जो है उस पे प्लास्टिक,
कचरा और प्रदूषण बढ़ने की संभावना होती है। आप ही कहीं गए होंगे, देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारा कचरा जमा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि लोग प्लास्टिक, मतलब मान लीजिए पानी लेके जा रहे हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए जा रहे हैं, पानी पिए, बोतल फेंक दिए। कुछ खाने के लिए लेके जा रहे हैं, वहाँ पे खाएं और फेंक दिए हमें प्लास्टिक, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ने की संभावना होती है। इससे जो है प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य है और वन्य जीव जो है, वन में रहने वाला जो जीव है, उसको नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान होगा, है ना। इससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ सकता है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर पर्यटन का हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव देखिए, कह रहा है कि पहला प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे वनस्पति और जीव जंतुओं पे पड़ता है। किस पे? हमारे वनस्पति और जीव जंतुओं पे पड़ता है। तो आखिर कैसे पड़ता है? तो कह रहा है कि पर्यटन स्थल पर निर्माण कार्य, होटलों, सड़कों और अन्य सुविधाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं। ये तो सही बात है कि अगर पर्यटन स्थल बनेगा तो उससे जो है क्या होगा, होटल वहां पे बनेगा, सड़क वहां पे बनेगा और अन्य सुविधाएं, जैसा कि अन्य सुविधाएं के लिए वहां पे क्या किए जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। और जब जंगल काटे जाएंगे तो वहां के जीव जंतुओं का निवास स्थान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वही कह रहा है कि जिससे वनस्पति और जीव जंतुओं का निवास स्थान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अधिक लोगों की उपस्थिति से जंगली जानवरों के जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जब वहां पे अधिक लोग जाते हैं ना, तो क्या होता है, जंगली जानवर जो होता है उसका जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ता है और वे जो है अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। कौन? जानवर जो है, जंगली जानवर जो है अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगलों में निवास होता है जंगली जानवरों का। अब वो व्यक्ति ही क्या करेगा, जंगलों में घूमेगा तो लोग क्या करेंगे, मतलब जंगली जानवर क्या करेंगे, अपना आवास छोड़ने का मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं कि हमारे वनस्पति और जीव जंतुओं पे काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा यहां पे कह रहा है कि जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण। क्या कह रहा है, इससे जो है हमारा जल भी प्रदूषण होता है और वायु भी प्रदूषण होता है। कैसे? तो कह रहा है कि पर्यटक स्थलों पर गंदगी, कचरा और रसायन सीधे नदियों, झीलों तथा समुद्र में जाते हैं। इस पर्यटक स्थल में जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, जो रसायन होता है ना, वो सब सीधे के सीधे कहां मिलता है, नदियों में, झीलों में और समुद्र में जाते हैं। जिससे क्या होता है, पानी की गुणवत्ता खराब होती है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि जल प्रदूषण हो गया। अब कह रहा है कि तथा अधिक वाहनों और यातायात से के कारण, मींस वहां पे अधिक वाहन भी तो जाएंगे, तो अधिक वाहनों और यातायात के कारण जो है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए देखिएगा कि गोवा और हिमालय जैसे पर्यटन स्थलों पर जल स्रोतों में प्लास्टिक और अन्य कचरे की मात्रा जो है ना बढ़ रही है। कहां पे? गोवा, हिमालय जो है ये पर्यटन स्थल है ना। और यहाँ पे जो है जल के स्रोतों में जो है ना प्लास्टिक और अन्य कचरे जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी मात्रा जो वो बढ़ती जा रही है। मिस कह सकते हैं कि इससे जो है, पर्यटन से जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में काफी नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, कहा गया कि प्लास्टिक और ठोस कचरा जो है हमारे प्राकृतिक में, हमारे पर्यावरण में फैल रहा है। कह रहा है कि पर्यटक अक्सर प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य कचरा छोड़ देते हैं। पर्यटक क्या करते हैं, घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन घूमने के साथ साथ वहां पे जो है ना प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, थैलियां फेंक देते हैं और अन्य कचरा जो वो फेंक देते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। यह कचरा न केवल भूमि प्रदूषण करता है, बल्कि यह जलीय जीवों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये सही कहा क्या कि यह जो कचरा है सिर्फ भूमि प्रदूषण करेगा? क्या नहीं, यह जो है जलीय जीवों को भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कचरा है वो सीधे जाकर के जलों में मिलता है। जलों में मतलब नदियों में, तालाबों में, है ना, और झीलों वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। उससे जलीय जीव भी क्या होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। अब देखिए इनका चौथा जो प्रभाव है वो क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। अब ये भी है कि पर्यटन से क्या होता है, लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी होते हैं। कैसे? तो कह रहा है कि पर्यटन से लोगों को पर्यावरण और जैव विविधता के महत्व को समझने का मौका मिलता है। अब जब लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, तो लोग जो है ना पर्यावरण के बारे में सीखते हैं, ठीक है, वहां के जैव विविधता के बारे में सीखते हैं। और जब इसके बारे में सीखते हैं ना, तो ये जो है पर्यावरण के संरक्षक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पर्यावरण के संरक्षण बन जाते हैं और इससे जो हमारा पर्यावरण संरक्षण होता है। फिर कह रहा है कि कई इको टूरिज्म परियोजनाएं
पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। ठीक है, सरकार के द्वारा कई इको टूरिज्म बनाए गए हैं जिसके मदद से पर्यावरण के संरक्षण में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को पूरा डील कर लिया, लेकिन अंत में हम लोग जानेंगे इसके निष्कर्ष को। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पर करवाए जाएंगे और बेहद ही आसान शब्दों में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना इतना ही है कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मैं ये वीडियो आपको कंप्लीट करवा दूं। मैं ये क्वेश्चन वीबीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं, है ना। अब देखिए निष्कर्ष का मतलब है कि ऊपर आपने पढ़ा तो ऊपर पढ़ के हम लोग को क्या समझ में आया, तो समझ में यही आया कि पर्यटन से हमारे समाज में, हमारे आर्थिक स्थिति में और पर्यावरण में काफी नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो वही कह रहा है कि पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक पर्यावरण प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। जहां एक और यह स्थानीय समुदाय को रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करता है, वहीं ये दूसरी ओर क्या करता है, पर्यावरण और सामाजिक संरचनाओं पर भी दबाव डालता है, इस पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है वैश्वीकरण का पर्यटन पर प्रभावों की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण का पर्यटन पर प्रभावों की विवेचना करें, कि बताइए कि आखिर वैश्वीकरण का पर्यटन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मींस बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग वैश्वीकरण को जानेंगे तभी वैश्वीकरण का पर्यटन पे प्रभाव समझ सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पर्यटन के बारे में जान चुके थे कि आखिर पर्यटन किसको कहते हैं। अगर आप लोग वो सब वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग इसके सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज की पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण का, किसका, वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व को एक करना, विश्व को एक करना, क्योंकि वैश्वीकरण जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वैश्विक और करण। ठीक है, मींस वैश्विक का मतलब होता है विश्व और एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक करना। विश्व को एक करना का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। तो आखिर किस मामलों में विश्व को एक करना है ना, ये चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। परिचय में लिखेंगे कि वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वैश्विक प्लस एकीकरण। क्या क्या, वैश्विक और एकीकरण, जिसमें से वैश्विक का अर्थ होता है विश्व अर्थात दुनिया, है ना, तथा एकीकरण की बात करें तो एकीकरण का अर्थ होता है एक करना। ठीक है, अर्थात अगर पूरे इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व को एक करना, पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। सीधा एवं सटीक परिभाषा, है ना, कि वैश्वीकरण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, कौन सा, वैश्विक और एकीकरण, जिसमें से वैश्विक का अर्थ होता है विश्व अर्थात दुनिया, तथा एकीकरण का अर्थ होता है एक करना, अर्थात पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या आपको इससे भी इजी कोई बता सकता है? ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर वैश्वीकरण क्या है। अगर आप लोग नहीं समझे तो एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूं। देखिए अब लिखेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा, लिखेंगे इस प्रकार से कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया एकीकृत और परस्पर जुड़ी हुई है। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया जो है ना एक है, एकीकृत है और परस्पर जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसके कारण से, तो वैश्वीकरण के कारण से। अर्थात कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब है देशों के बीच में व्यापार, संस्कृति, तकनीकी और विचारों का आदान प्रदान। वही हम लोग देख रहे थे कि विश्व को एक कैसे करना है, तो विश्व को एक करना है मतलब विश्व के देशों के बीच में व्यापार करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, तकनीकी को बढ़ावा देना और विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अगर हमारे देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है, अगर हमारे देश के संस्कृति दूसरे देश में फैल रहा है, ठीक है, तो ये वैश्वीकरण का एक हिस्सा है। क्या है, वैश्वीकरण का एक हिस्सा है। कह रहा है कि यह प्रक्रिया जो है ना दुनिया भर को आपस में जोड़ती है। मिस वैश्वीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरा दुनिया में जुड़ता है। ठीक है, मैं दूसरा दुनिया के साथ जुड़ता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा को लिख देंगे। अब यहां पे कह रहा है कि इसने अर्थव्यवस्था,
संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण सहित कई क्षेत्रों में बदलाव लाया। किसने? तो वैश्वीकरण ने। किसने? वैश्वीकरण ने क्या किया? हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण सहित कई क्षेत्रों में बदलाव लाए, जिसके पर्यटन पे प्रभावों का वर्णन जो है ना निम्नलिखित है। जिसका पर्यटन पे जो प्रभाव है उसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में बताया गया है। तो कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो पहला प्रभाव जो पर्यटन पे पड़ता है वो हम लोग सबसे पहले इसके आर्थिक प्रभाव को जानेंगे। किसके बारे में? इसके आर्थिक प्रभाव को जानेंगे। तो आर्थिक प्रभाव में पहला आता है पर्यटन उद्योग का विकास। क्या? इसके माध्यम से क्या हुआ? पर्यटन उद्योग का विस्तार हुआ। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण जब विश्व एक साथ जुड़ा तो इसके कारण से क्या हुआ? देशों के बीच में व्यापार और निवेश बढ़ा। अब विश्व एक साथ जुड़ेगा तो क्या व्यापार नहीं जुड़ेगा? व्यापार तो जुड़ेगा ही। और जब व्यापार जुड़ा तो उससे क्या हुआ? निवेश बढ़ा। और जब निवेश बढ़ा तो इससे क्या हुआ? पर्यटन उद्योग को जो है ना वो क्या हुआ? काफी फायदा मिला। तो कह सकते हैं इसका आर्थिक प्रभाव पहला हुआ कि पर्यटन उद्योग का विकास हुआ। ठीक है। दूसरा, आय और रोजगार में वृद्धि। इससे क्या हुआ? आय और रोजगार में वृद्धि हुआ। आय और रोजगार में वृद्धि कैसे हुआ? तो कह रहा है कि पर्यटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। पर्यटन ने क्या किया? हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? मजबूत किया। कह रहा है होटलों, गाइड सेवाओं और अन्य सुविधाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ कि जब यहाँ पे होटल खुले, मीन्स जहाँ पे पर्यटन केंद्र है वहां पे जब होटल खुला, गाइड सेवा खुला, ठीक है, और अन्य सुविधाएं खुली ना, तो इसके माध्यम से वहां के स्थानीय लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। क्या मिला? रोजगार मिला। ठीक है। मिस कह सकते हैं कि इससे जो है मिस वैश्वीकरण से जो है ना हमारे पर्यटन पे जो है ना क्या हुआ? आय और रोजगार में भी वृद्धि हुआ। फिर कह रहा है इससे जो है लागत में कमी आया। क्या कह रहा है? इससे जो है लागत में कमी आया। किसके कारण से? वैश्वीकरण के कारण से। तो कह रहा है कि वैश्वीकरण ने परिवहन, आवास और यात्रा सेवाओं की लागत को कम किया है। वैश्वीकरण ने क्या किया है? परिवहन, आवास और यात्रा सेवाओं की लागत को कम किया है, जिससे अधिक लोग यात्रा करने में सक्षम हो गए हैं। ये किसने किया है? तो वैश्वीकरण ने। किसने? वैश्वीकरण ने। तो ये जो है हमारा पहला आर्थिक प्रभाव था। वैश्वीकरण का पर्यटन पे आर्थिक प्रभाव था। अब हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को। किसके बारे में समझेंगे? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को, जिसमें से हमारा पहला आएगा संस्कृति का आदान प्रदान। मीन्स कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? पर्यटन में हमारे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। कह रहा है कि वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का परिचय हुआ, जिससे पर्यटकों में अन्य संस्कृतियों को जानने और अनुभव करने की रुचि बढ़ी। क्या कह रहा है? वैश्वीकरण, जब विश्व एक हुआ, ठीक है, तो जब अनेक विश्व के लोग, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं तो उन लोगों को क्या होता है? हमारी संस्कृति को जानने में रुचि होती है। उसके साथ साथ कहा गया कि लोग अलग अलग देशों की संस्कृति, खान पान, त्योहार और परंपराओं के जानने के लिए यात्रा करते हैं। ठीक है। और लोग जब कहीं यात्रा करता है ना तो वो क्या जानना चाहता है? तो वहां की संस्कृति को, वहां के खान पान को, वहां के त्योहार को, वहां के परंपराओं को। तो ये सब जानने के लिए जो ना लोग क्या करता है? यात्रा करता है। और जब ये सब जानने के लिए यात्रा करता है तो कह सकते हैं कि वे जो है ना अपने संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं सॉरी। कह रहा है इससे ना केवल पर्यटन बढ़ा बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। इस क्या कह रहा है कि इससे जो है सिर्फ पर्यटन ही नहीं बढ़ा, इससे क्या हुआ? हमारे संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। तो ये जो है इसका क्या रहा था? तो सांस्कृतिक प्रभाव रहा। फिर हम लोग जानेंगे इसके तकनीकी प्रभाव को। क्या जानेंगे? तकनीकी प्रभाव को, जिसमें से हमारा शामिल है इंटरनेट और सोशल मीडिया। क्या है? इंटरनेट और सोशल मीडिया। कह रहा है कि वैश्वीकरण के साथ तकनीकी प्रगति ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ठीक है। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के रील्स में जो है ना पर्यटन के बारे में, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, कुर्ग हो गया, असम हो गया, है ना, तो हर चीजों के बारे में इतना रील्स ही आता है जिसके माध्यम से लोगों के मन में ऐसा भावना आता है कि मुझे यहां जाना चाहिए घूमने के लिए। तो वही कह रहा है कि वैश्वीकरण के साथ तकनीकी प्रगति ने पर्यटन को बढ़ावा दिया, जैसा कि ऑनलाइन बुकिंग करना, वीजा प्रक्रियाओं और गंतव्य स्थानों की जानकारी ने यात्रा को बेहतर बनाया। ठीक है। यात्रा करने के लिए लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है। अभी टिकट बनाना होगा, ऑनलाइन टिकट बना लेंगे, ऑनलाइन रूम बुक कर लेंगे। ठीक है। हर चीज ऑनलाइन हो जाता है।
फिर वीजा की प्रक्रिया बता दिया गया है, हर चीज बता दिया गया, हर चीज बेहतर कर दिया गया ताकि लोग क्या करें, दूसरे देशों में यात्रा करें, दूसरे जगहों में यात्रा करें, मीन्स पर्यटन करें। ठीक है। फिर चौथा इसका प्रभाव जो है वो क्या है कि परिवहन और संचार में सुधार। इससे क्या हुआ, परिवहन और संचार में सुधार हुआ। कैसे, तो कह रहा है कि वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पे परिवहन और संचार सेवाओं को सुधारा है। वैश्वीकरण ने क्या किया, विश्व स्तर पे जो है परिवहन और संचार सेवाओं को सुधारा है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई टूरिस्ट वहां पे आता है तो टूरिस्ट दूसरे दूसरे देश के आएंगे, तो वहां का रोड जो है, वहां का हर चीज जो है ना वो क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। कह रहा है कि सस्ते हवाई किराए, क्रूज यात्रा, हाई स्पीड रेल सेवाएं ने यात्रा को तेज और सुलभ बनाया। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है कि सस्ते हवाई किराए, ठीक है, और हाई स्पीड जो रेल यात्रा है ना, उसने क्या किया है, हमारे यात्रा को जो है वो तेज और क्या बनाया, सरल बनाया है। अब देखिए, अब इसका पांचवा जो प्रभाव है वो पर्यावरण पे पड़ता है। किस पे, पर्यावरण पे पड़ता है। तो आखिर पर्यावरण पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण पे दोनों प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव भी। तो देखिए, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण इको टूरिज्म को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, इको टूरिज्म को जो है ना, इको मतलब क्या, हमारे पास की टूरिज्म को बढ़ावा मिला, जिसके कारण से, जिसके तहत लोग जो है ना पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कहा गया है कि पर्यटन स्थलों पर अधिक भीड़ भाड़ से प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है कि पर्यटन स्थल पे जब अत्यधिक भीड़ हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, उसका खपत होता है। उसके साथ साथ कचरे और प्रदूषण में वृद्धि ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। क्या कह रहा है कि कचरे और प्रदूषण में वृद्धि ने क्या किया है, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो है ना इसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। बाद में जो है मीन्स पॉइंट नंबर 6 में हमारा आता है इसका सामाजिक प्रभाव। क्या आता है, सामाजिक प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके सामाजिक प्रभाव को भी जान लेते हैं। सामाजिक प्रभाव में सबसे पहला जो आता है वो है स्थानीय समुदाय का उत्थान। क्या है, स्थानीय समुदाय का उत्थान। मिस कह रहा ना कि पर्यटन से मिलने वाली आय से स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर मिले। मिस कह सकते हैं कि पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन से क्या हुआ है, वहां के आसपास के लोगों को जो है ना रोजगार मिला है। वह कह रहा है कि पर्यटन से मिलने वाली आय से स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर मिले हैं। दूसरा, सामाजिक असमानता। कई बार पर्यटन का लाभ जो है ना केवल उच्च लोग तक सीमित रह जाता है। मीन्स कभी कभी होता है कि पर्यटन का लाभ, मीन्स वहां का जो पूरा लाभ है वो किसको मिलता है, तो उच्च लोगों को मिलता है। किसको, उच्च लोग मतलब समझते हैं, ठीक है, वहां के अमीर लोगों को मिलता है ना। जिससे क्या होता है, समाज में जो है असमानता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, असमानता बढ़ जाती है। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने क्या जान गए कि वैश्वीकरण का पर्यटन पे क्या प्रभाव पड़ा। ये मीन्स कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का पर्यटन पे जो प्रभाव था उसके वर्णन को हम लोग विस्तार पूर्वक से जान गए। ठीक है, अब अंत में जो है ना हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, निष्कर्ष। क्या लिखना पड़ता है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक होता है। तो कह रहा है निष्कर्ष में लिखना क्या है, तो निष्कर्ष में आपको ऊपर में जो चीज समझ में आया, ठीक है, वही आपको निष्कर्ष में यहाँ पे लिख देना है। कहा जाता है कि वैश्वीकरण ने पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वैश्वीकरण ने क्या किया, पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यह जो है ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी देशों को करीब लाने में सफल रहा। क्या कह रहा है कि यह जो है ना केवल सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी देशों को करीब लाने में सफल रहा है। ये जो है ना देशों को करीब किया है। हालांकि इसे संतुलित तरीके से बढ़ावा देना जरूरी है ताकि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ाया जा सके। मिस कह रहा है कि टूरिज्म को, मीन्स क्या, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाना अति आवश्यक है ताकि इससे जो है ना हमारा पर्यावरण भी और हर चीज जो है ना हमारी संस्कृति को भी बचाया जा सके। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपको एक नहीं 3 ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन आपका, भारत के 4 धाम यात्रा के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करिए। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछ सकता है कि तीर्थ यात्रा की परंपरा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में किस प्रकार समाहित है। मीन्स तीर्थ यात्रा किसको कहते हैं, है ना, और भारत के 4 धाम यात्रा क्या है,
इसके धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हरिद्वार, प्रयाग एवं काशी जैसे तीर्थ की सांस्कृतिक पहचान की चर्चा करिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है दोस्त, और ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको उसी प्रकार से आंसर लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको आज की वीडियो के अंतर्गत में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त, एक एक करके इन तीनों प्रश्नों को हम लोग बेहतर तरीके से डील करने का प्रयास करते हैं और इतने आसान भाषा में समझेंगे कि आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि तीर्थ यात्रा की परंपरा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में किस प्रकार से समाहित है, या तो किस प्रकार से दिखाई देती है, या तो हरिद्वार, प्रयागराज एवं काशी जैसे तीर्थ यात्रा की सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताइए। तो अगर बात करते हैं दोस्त तीर्थ यात्रा का, तो तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि भारत में तीर्थ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है। तीर्थ की यात्रा करना जो है ना, आप कभी अपने घर वालों से भी सुने होंगे कि हमको तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना। तो वही कह रहा है कि भारत में तीर्थ यात्रा करना जो है ना एक प्राचीन परंपरा है, जो ना केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मिस कह रहा ना कि तीर्थ यात्रा करना सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है और नैतिक मूल्यों से भी ये गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे क्या है, भारतीय संस्कृति में तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहां जाकर के व्यक्ति आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की कामना करता है। देखिए भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति के अनुसार से तीर्थ का मतलब क्या होता है, तो तीर्थ का मतलब होता है वैसा पवित्र स्थान जहां पर व्यक्ति जाकर के अपने आत्मा को शुद्ध करता है या तो फिर मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष पाने की कामना करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। ये किसके अनुसार से? भारतीय संस्कृति के अनुसार से। अब कह रहे हैं इन तीर्थ स्थलों पर जाना केवल पूजा या धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिकता, उन्नति और समाज में एकता का प्रतीक भी है। क्या कह रहा है कि ये जो तीर्थ स्थल है वहां पे जाना सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि हम लोग पूजा पाठ करने के लिए या तो धार्मिक क्रिया करने के लिए आए हैं, बल्कि ये जो है ना व्यक्ति की उन्नति को और समाज में एकता का प्रतीक भी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये तीर्थों में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के धर्म के लोग, कई प्रकार के जाति को लोग आते हैं। ठीक है, और जब वो आपस में आकर के मिलते हैं ना तो उनके संस्कृति में अदला बदलाव होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक चेतना, तीर्थ यात्रा में सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार से समाहित था, है ना। तो कह रहा है कि भारत में तीर्थ यात्रा को जीवन के 4 पुरुषार्थों में से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया। देखिए हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो इसमें से तीर्थ को जो है ना मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग माना गया। तीर्थ को क्या माना गया? मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया। ठीक है, आगे कहा गया कि तीर्थ यात्राएं लोगों को आत्मनिरीक्षण, संयम, त्याग और सेवा का अनुभव कराती है। तीर्थ की यात्रा करने से लोगों के मन में क्या क्या आता है? तो आत्मनिरीक्षण, वो अपने आप को निरीक्षण करता है। ठीक है, संयम बरतता है, त्याग और सेवा का अनुभव कराता है ना। ये यात्राएं दोस्त न केवल व्यक्तिगत शुद्धि का मार्ग है बल्कि सामूहिकता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करता है। ये जो है ना सिर्फ एक ही व्यक्ति के शुद्धि का मार्ग नहीं है ये, बल्कि ये पूरे समाज का, सहिष्णुता का, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता का जो है ना ये क्या करती है, भावना दिखाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम लोग को पूछा था कि हरिद्वार, प्रयागराज और काशी के बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त अगर हरिद्वार का, किसका? हरिद्वार का। तो कहा जाता है कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार को क्या कहा जाता है? गंगा द्वार भी कहा जाता है। कह रहा दोस्त यह वह स्थान है जहां गंगा नदी हिमालय से मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर हरिद्वार कुंभ मेले के 4 स्थलों में से एक है। हरिद्वार जो है ना वो कुंभ मेला जहाँ पे लगता है उन 4 स्थलों में से एक स्थान है। कह रहा कि यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा आरती एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होता है। यह स्थान सनातन परंपराओं, वेदों
और गंगा भक्तों की आस्था का केंद्र है। कौन सा स्थान? तो उत्तराखंड में हरिद्वार। ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है प्रयागराज, जो इलाहाबाद में है ना। कह रहा कि प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के कारण विशेष महत्व प्राप्त है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है ना, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। कह रहे दोस्त कि यह स्थान कुंभ मेला का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। कौन सा स्थान? प्रयागराज। ठीक है। कह रहा कि यह धर्म, ज्ञान, तप और वैराग्य की भूमि है। कौन सा? तो इलाहाबाद में प्रयागराज। आगे कह रहा दोस्त कि तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को जो है ना तीर्थराज कहा जाता है, में तीर्थों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद हमारा आता है तीसरा काशी। कौन सा आता है? काशी, जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं। अब कह रहा दोस्त कि काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। जैसे कि बात करें काशी का, तो काशी को जो है ना भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान माना गया। किसको? काशी को, मिस बनारस में, है ना, वाराणसी को। ठीक है। कह रहे दोस्त यहाँ की गंगा आरती, मंदिर, घाट और बनारसी संस्कृति विश्वविख्यात है। कहाँ की? काशी की, है ना। दोस्त काशी ना केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि साहित्य, संगीत और शिक्षा का भी केंद्र है। कौन सा? काशी। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्त तीर्थ यात्रा भारतीय जीवन शैली और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा जो है ना वो हमारी जीवन शैली और हमारी संस्कृति का एक अंग है, जो व्यक्ति को धर्म, सदाचार और सामूहिकता का अनुभव कराती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, जो हमारा इस प्रकार से था कि भारत में लोक कथाओं की विविधता और उनकी सामाजिक उपयोगिता का मूल्यांकन करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लोक कथाओं का विविधता में लोक कहानी जो है ना वो अलग अलग है। क्यों? तो कहानी अलग अलग इसलिए दोस्त क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत को विविधता का देश कहा जाता है। यहाँ पे कई प्रकार के जाति, कई प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है। और सभी धर्मों, सभी जातियों का अलग अलग कहानी है। इसलिए कहा गया है कि भारत में लोक कथाओं की विविधता और उनकी सामाजिक उपयोगिता का मूल्यांकन करें। ठीक है। सबका अलग अलग कहानी है, कथा है, और उसका सबका जो है ना सबका अलग अलग उपयोग भी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे लोक कथाओं का विविधता है और इसका क्या क्या महत्व है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय। लिखेंगे कि भारत एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ हर क्षेत्र, हर भाषा और हर समुदाय की अपनी लोक कथा में कहानियां हैं, है ना। ये कहानियां दादी नानी या बुजुर्गों के जरिए बच्चों को सुनाई जाती थी। ठीक है। इन्हें हम लोक कथाएं कहते हैं। मिस कह रहा है कि वे कहानियां जो दादी नानी या तो बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को सुनाई जाती थी उसको हम लोग लोक कथाएं या तो लोक कहानी कहते हैं। कह रहे दोस्त ये कहानियां बहुत पुराने समय से चली आ रही है और समाज में बहुत काम की होती है। ठीक है। आगे लिखेंगे लोक कथाओं की विविधता। आखिर लोक कथाओं में अलगाव क्यों है, बदलाव क्यों है? तो कहा जाता है कि भारत की हर भाषा और क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित है। मतलब लोक कहानियां जो है प्रचलित है। जैसे कि पंचतंत्र और जातक कथाएं जो है ना नीति और शिक्षा प्रदान करती है। कौन सा? पंचतंत्र और जातक कथाएं जो है ये क्या करती है, हम लोग को नियम सिखाती है और शिक्षा प्रदान करती है। दूसरा कह रहा है राजस्थानी लोक कथाएं जो हम लोग को वीरता और बलिदान की कहानियां बताती है। तीसरा झारखंड की आदिवासी कथाएं जो है कहानियां जो है हम लोग को प्रकृति, देवी देवताओं से जोड़ती है। तथा चौथा दक्षिणी भारत की देवी कथाएं जो है ना हम लोग को शक्ति की आराधना से जुड़ी हुई है ना। तो इसलिए कहा गया है कि भारत में हर भाषा या तो हर क्षेत्र में जो है ना कथाओं की विविधता है। मिस कथाओं का, कहानियों का अलगाव है, अलग अलग है। ठीक है। अब कह रहा है इसकी सामाजिक उपयोगिता, समाज में इसका क्या उपयोग है? तो कहानी का समाज में उपयोग जो है ना पहला है नैतिक शिक्षा। कथा और कहानी जो है हम लोग को क्या करता है, नैतिक शिक्षा सिखाता है। कैसे? कह रहा है कि लोक कथाएं बच्चे को अच्छे बुरे का भेद बताती है। लोक कथाएं जो होती है ना, मीन्स कहानियां जो होती है वो बच्चों को जो है ना अच्छे और बुरे का भेद बताती है। जैसे कि कछुआ और खरगोश का आप कहानी सुने होंगे, है ना।
इससे इस कहानी से जो ना धैर्य और निरंतर प्रयास का संदेश मिलता है। ठीक है, कि आप धैर्य रखिए, पैसेंस बना के रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, आप जरूर जीतोगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। इससे क्या होता है, हमारे संस्कृति और परंपरा का संरक्षण होता है। कैसे? कह रहे दोस्त, ये कहानियां समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और लोकाचार को जीवित रखती है। ये क्या करती है, ये जो कहानियां ना समाज की परंपरा और रीति रिवाज को जो है ना बताती है। ठीक है, इसको जीवित रखती है। तीसरा कह रहा है एकता और सामूहिकता। मीन्स कह रहा है विभिन्न लोक कथाएं विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करती है। मीन्स अलग अलग कहानियां जो है ना अलग समुदायों के बीच में क्या करती है, सांस्कृतिक ब्रिज का काम करती है, ये जोड़ती है एक दूसरे को। ठीक है। आगे कह रहे दोस्त, ये जो कहानियां होती हैं इसमें से नारी शक्ति का भी चित्रण होता है। कैसे? कह रहे कि अनेक लोक कथाएं स्त्रियों की शक्ति, बुद्धिमत्ता और संघर्ष को उजागर करती है। मीन्स कई प्रकार की कहानियां होती है और ये कई प्रकार की कहानियां जो है ना क्या करती है, स्त्रियों की शक्ति और बुद्धिमानी को जो है ना दिखाती है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके संघर्ष को भी उजागर करती है। फिर पांचवा हमारा आता है दोस्त प्रेरणा और संघर्ष की गाथा। कहा जाता है कि कई लोक कथाएं में कई सारी कहानियां जो है ना समाज के नायकों और आम जनों के संघर्ष और योगदान को उजागर करती है। जैसे कि वीर झलकारी बाई, राजा हरिश्चंद्र आदि की लोक कथाएं। ठीक है, में समाज में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनका संघर्ष जो है हमारे लिए बेहतर होता है। तो इन कहानियों के माध्यम से उनके जीवन के बारे में बताया जाता है। फिर छठा हमारा आता है दोस्त भाषा और अभिव्यक्ति का विकास। कैसे? तो कह रहा है कि लोक कथाएं स्थानीय भाषा को संरक्षित करने में मदद करती है। लोक कथाएं क्या करती है, मेरी जो कहानियां होती है वो स्थानीय भाषा, मीन्स वहाँ का जो स्थानीय भाषा है उसको संरक्षित करता है, क्योंकि वही भाषा में जो है लोगों को कहानियाँ सुनाया जाता है। ठीक है, और जब वही भाषा में कहानियाँ सुनाया जाता है तो वो भाषा जो है हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि लोक कथाएं भारत की सांस्कृतिक आत्मा की वाहक है, जो समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने में सहायक। मीन्स ये जो है ना हमारे समाज में नैतिक, सहिष्णुता और सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखता है। ठीक है, हमें सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है।